The rest are being destroyed. The AQI has gone up of Mumbai. Mumbai will very shortly become as bad as Delhi. Oh God, this is terrible. Right, and at the moment with us, let's come back to a safer subject, which is politics. And at the moment to talk about what's been happening as far as the 5 elections are concerned, the 5 states going in for elections, and what is happening with regard to Mr. Rahul Gandhi. Rahul Gandhi साहब मिले सतपाल मलिक साहब से. सतपाल मलिक साहब ने बहुत रेवलेशंस दिए उनको, और उसके अलावा राजस्थान में रेड भी पड़े इधर उधर. मतलब अब चुनाव आने वाले हैं तो वो रेड राज भी चालू हो गया है. तो हमारे साथ हैं हमारे बड़े बड़े अच्छे मित्र कांग्रेस के भरत सिंह साहब. भरत सिंह साहब नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार सर. नमस्कार. वंदे मातरम. तो सर मतलब वंदे मातरम. तो जीत का अंदेशा तो आ गया आपको. राजस्थान में तो आप जीत गए. मतलब ईडी का रेड पड़ गया, इसका मतलब कांग्रेस जीत रही है. जबरदस्त. नहीं तो और क्या, मतलब अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप सुधार कर दें. पता है भरत सिंह जी. नहीं ठीक है, देखिए उनका काम है, ये तो हम पहले से जानते थे और पहले से हम कहते भी आ रहे हैं जी. हाँ, ये तो अभी झांकी है, पूरी लड़ाई बाकी है जी. तो भाजपा का जो काम है वो तो करेगी. डरी हुई है, सहमी हुई भाजपा है. तो भाजपा हर तरह से अपना जो है दांव खेल रही है, किसी तरह से इन राज्यों को चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी को मात दें. मगर वो भूल गए हैं कि कांग्रेस पार्टी को मात देते देते खुद अपने आप को मात देने लगे हैं, क्योंकि देश की जनता नाराज है. कांग्रेस पार्टी नाराज नहीं है. कांग्रेस पार्टी देश की जनता के लिए काम करती है और वो काम करती रहेगी. भाजपा को ये समझ में आना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी को ये समझ में आना चाहिए कि जो वादे उन्होंने पिछले 10 साल पहले करके आए थे, उन वादों पे वो कितने खरे उतरे, उन वादों को उन्होंने कितना निभाया और कितना पूरा किया. तो देश की जनता आज ये पूछ रही है उनसे कि आपने जो जो वादे किए थे, आपने उसमें हमें क्या फायदा दिया. क्योंकि देश की जनता ये तो पूछती है ना, ये तो उनका फर्ज भी है ना भाई, टैक्स भी देती है, तो ये पूछने का उनका अधिकार भी है कि जो आप वादे किए थे जी, जो वादे करके आए थे, तो क्या हमें वो मिला क्या. उस कसौटी पे देश की जनता आज भाजपा को तौल रही है और कहीं ना कहीं भाजपा उस वादे से और उस वादों को निभाने में फेल होते हुए दिखाई दे रही है. और यही वजह है कि अब उन वादों को फिर से मजबूती के साथ जोड़ने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन ये भाजपा को ये पता होना चाहिए राजीव जी, क्योंकि वोट जो है वो देश की जनता देती है, राज्यों की जनता देती है. तो जब वो बटन दबाने जाती है तो उस समय ईडी उनका हाथ नहीं पकड़ सकती है. और मुझे लगता है यही इससे भाजपा की डर शुरू होती है. तो वो डराने जा रहे हैं सभी नेताओं को, सभी पदाधिकारियों को. हो सकता है कि जिस तरह से आज सीबीआई का रेड पड़ा है, चुनाव मुझे लगता है बहुत ही नजदीक आ गया है. 20-25 दिन, 1 महीने के बाद चुनाव यानी बटन दबाया जाएगा. उसके पहले 2-4 नेताओं को किसी न किसी रूप से फंसा के उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है. तो हमारी तैयारी जेल जाने की भी है. इस तरह से भाजपा अगर सोचती है कि डरा के जेल में डाल के और हम जो है कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पे ला देंगे, तो नहीं, अब बैकफुट पे कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, क्योंकि देश की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलने वाली है. भरत सिंह जी, मोदी साहब 9 साल बेमिसाल अमृतकाल, मजबूत सरकार, और कहते हैं कि वंदे भारत से लेके अमृत भारत से लेके नमो भारत, हमने पूरे तरक्की के राह पर इस देश को पहुंचाया. टोटल डेवलपमेंट की बात करें, स्पेस स्टेशन 2035, मोदी जी बोले भारतीय मून पर, चंद्रमा पर पहुंचेगा 2040. सिल्क रूट एस्टेब्लिश कर रहा हूं, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप. बोले कि तरक्की के राह पर हम लेके जा रहे हैं. और पुराना मजबूत सरकार है, आपका मजबूर सरकार था, लूट काल था पीरियड और विनाश काल था. भरत सिंह जी, तरक्की के मोड़ टोटल एक रेवोल्यूशन पैदा कर दिया मोदी साहब का कहना है. मगर अभी भी आप लोग चिल्ला रहे हो, कांग्रेस चिल्ला रहे कि मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, जुमले से आजादी. कहां पर है जुमला सर?
नाम्बियार जी, आपकी तो तोप जब धड़कती है तो बहुत तेज धड़कती है, नहीं, बहुत सारे मैं उनको सवालों कोट पे कर रहा हूं, भाजपा नहीं वालों को नहीं ठीक कोट कर रहा हूं। नहीं, ठीक है। बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लेते हैं तो उसका जवाब देता हूं। मैं अभी एक एक जवाब देता हूं। देखिए, अमृत काल की बात की है आपने, तो देश की जनता समझ रही है 10 सालों में 20 काल हो गया है। अमृत काल की जगह पे उन्हें ये कहना चाहिए कि हमने देश की जनता को 10 सालों में विष पिलाया है, कोई अमृत नहीं पिलाया है। क्योंकि अमृत का मतलब होता है देश की जनता खुशहाल होनी चाहिए, कि न कि दुखी होनी चाहिए। और देश की जनता आज दुखी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, नौकरी से, इन सारी चीजों से बहुत दुखी है देश की जनता। अब आपने कहा कि मजबूत सरकार और मजबूर सरकार। अगर आपकी मजबूत सरकार होती तो आज जो है आप जो है राजस्थान में ईडी और सीबीआई की रेड न डलवाते। अगर आपकी मजबूत सरकार होती तो शायद मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से लेके बाकी मंत्रियों के जेल में न डलवाते। क्योंकि आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार लताड़ लगा चुकी है और लगा रही है। आप महाराष्ट्र में, हम बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, जिस तरह से एक खिलौने की तरह खेला जाता है, उसी तरह से यहाँ के जो है नार्वेकर जी जिस तरह से खेल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उन्हें लताड़ लगाया। लेकिन मतलब इस बेशर्मी की हद होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर लताड़ लगाती तो बोलते नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा ही नहीं, कहीं किसी पैराग्राफ में नहीं लिखा है, कहीं बताया नहीं गया, मेरा नाम उसमें जो है ऐड नहीं किया गया है। तो एक जो है बेहाई कहा जाता है ना, उसकी हद होती है, तो वो हद हो चुकी है। तो अगर ये लगता है कि मजबूत सरकार होती तो शायद इस तरह से हथकंडे अपनाती नहीं। क्योंकि देश वहां राज्य की सरकार तो उन्हें मजबूती के साथ समर्थन करती ना। कहीं ना कहीं मजबूती से समर्थन राज्यों की सरकार, राज्यों की जनता नहीं कर रही है। यही दिखा रहा है, चाहे वो अजित पवार को तोड़ के लाने की बात हो, चाहे वो शिंदे जी को तोड़ के लाने की बात हो। अगर आप मजबूत थे तो आपने तोड़ा क्यों भाई? आपने राजस्थान में बहुत खेल खेलने की कोशिश की, नहीं सक्सेस हो पाए। आपने जो है मध्य प्रदेश में वो चीज किया, आपने कर्नाटक में किया, कहां कहां आपने गोवा में किया। तो इसे क्या कहते हैं? इसे तो मजबूर की सरकार कहती है ना। अब यानों की बात करा ली है, अब सारे यान तो इन्होंने बनाया भाई। 2014 के बाद तो हमारा देश आजाद हुआ है। इसके पहले तो हम सभी तो गुलाम थे ना। हम लोग काम क्या करते हो, अंग्रेज राज कर रहे थे इसके पहले तो। ये तो भाजपा और ये नरेंद्र मोदी जी आए तो हमें शुक्रगुजार उनका मानना चाहिए कि हम सब आजाद हो चुके हैं। कंगना रनावत जी जैसी अभिनेत्रियां बेचारी आजाद हो चुकी है, क्योंकि 2014 के बाद तो वो आजाद हुई है। उसके पहले तो आजादी नहीं थी, गुलाम थी वो। तो ये भाजपा का जो एक भ्रम फैलाने का, एक जाल फैलाने का जो नतीजा है, वो देश की जनता इसे समझ रही है। आप समझिए, आज ये समझिए कि जो सर्वे आ रहा है, अगर इतने मजबूत होते तो ये 5 राज्यों को जीतते हुए दिखाते हैं। ये 5 राज्यों में हार अपनी स्वीकार कर चुके हैं। ये कहते हैं ना थेथरई, हमारे हिंदी भाषा में थेथरई कहते हैं। तो थेथरई पे उतर आए हैं कि नहीं, अभी आप किसी भी भाजपा से पूछोगे तो वो कहेंगे कि आप प्रवक्ताओं से पूछोगे, नहीं साहब देखिए हम तो 5 राज्यों में जीत रहे हैं। तो आप अगर नाम्बियार जी पूछोगे कैसे जीत रहे हैं, बोले आप पूछिए मत कैसे जीत रहे हैं, ये हम तो बाद में बताएंगे, जादू की छड़ी चलाएंगे, नरेंद्र मोदी जी आएंगे। अरे कब तक नरेंद्र मोदी जी का रोना रोगे? एक ही नेता तो आपके पास बचा है, बाकी तो सारे नेता तो अंडरग्राउंड हो गए। कोई नेता तो आपके पास ही नहीं है, ना विजन है, ना सृजन है, ना नेता है। एक नेता अगर न रहे हो तो आप क्या करेंगे बताइए मुझे नाम्बियार जी? हमारे यहाँ तो गिन लीजिए ना, ये बोलते देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अरे हम तो ठोक के कहते हैं, हमारे पास तो इतने कैंडिडेट हैं, राहुल जी से लेके, शरद पवार जी से लेके, ममता बनर्जी जी से लेके, अखिलेश से लेके, सभी के सभी जो है इतने बड़े दावेदारी के साथ मजबूत है। नीतीश कुमार जी है, हमारे खड़गे जी है। अरे भाई हमारे पास तो पीएम मटेरियल तो इतना पड़ा है कि आपके पास तो एक गोला दागोगे ना, वो कहीं मिस हो गया तो खत्म। हम तो गोले पे गोले दागेंगे, सारे गोले जाके निशाने पे लगेंगे। आप क्या करेंगे बताइए? तो भाजपा इस समय घबराई हुई है। और देखिए ना, दुर्भाग्य देखिए इसमें नाम्बियार जी, 5 राज्यों में चुनाव है, 3 राज्यों में इनके 15-15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। वो बेचारे मुख्यमंत्री तो झांक रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि भैया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरा तो नाम ही नहीं कहीं आ रहा है, मुझे डिक्लेयर ही नहीं कर रहा है। तो भाई आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हो? आप हमसे सवाल करते हो देश का प्रधानमंत्री कौन है, कांग्रेस बताए, इंडिया गठबंधन बताए, घमंडिया गठबंधन बताए। हम तो पूछ रहे हैं अभी, हमारा तो बाद में चुनाव आएगा, पहले तो आपका 5 राज्यों में चुनाव है, अग्नि परीक्षा आपको देनी है।
आप बताइए आपका मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन भाजपा के लोग इससे कतरा जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम तो एमपी इलेक्शन की बात करते हैं, हम तो प्रधानमंत्री की बात करते हैं। ना भरत सिंह जी, क्या है ना, बजाज साहब हमको हमेशा बोलते हैं कि भाई सर्वे आपके खिलाफ है, तो बोलते हैं सर्वे को छोड़ो, राहुल गांधी जी ने बोला है। राहुल गांधी जी बोले कि राजस्थान गया, छत्तीसगढ़ गया, तो राहुल गांधी जी ने अनजाने में बोल दिया था, मिस्टेक में बोल दिया था, तो वही पकड़ के बैठे नहीं, राहुल गांधी जी जो अनजाने में सच बोल दिया। तो भरत सिंह जी तो यही लेके बैठे कि राहुल गांधी जी बोले। प्रदीप जी, ये यहाँ पे मैं एक सुधार करना चाहता हूँ। भरत सिंह जी, शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, राहुल गांधी जी ने अनजाने में नहीं बोला था, जान के बोला था, क्योंकि उनको मालूम था कि यही वाक्य उनका उठा करके बीजेपी इसी वाक्य को फहराएगी। तो राहुल गांधी जी भी अब सीख गए हैं, वो जान जान के कुछ ऐसे शगुफ्ते छोड़ देते हैं कि बीजेपी उसको उठा ले। भरत सिंह जी बताएं। कुछ धूर्तबाजों को समझने में समय लगता है तो वो समय समझ गए राहुल जी की राजनीति में किस तरह से और कब दाव खेलना चाहिए। इसी वजह से आज भाजपा, सब ये कहते थे, सारी मीडिया ये कहती थी, शायद राजीव जी, की भाजपा के ट्रैप में कांग्रेस फंस जाती है। भाजपा के ट्रैप में जिस पिच पे भाजपा खिलाना चाहती है, कांग्रेस उसी पिच पे खेलना चाहती है। तो आज हम जिस पिच पे खिलाना चाह रहे हैं और भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री उसी पिच पे खेल रहे हैं, और राहुल जी इसको भली बात समझ गए हैं। और उसको जो अब देखिए ना कि अब वो लगे हैं कि नहीं, राहुल जी ने कहा है, राहुल जी ने कहा है, राहुल जी तो अपने दिल को समझाने के लिए, अपने दिल को खुशी देने के लिए, और आप लोग जो काउंटर क्वेश्चन ना करें तो वो कहते हैं कि राहुल जी ने तो कह दिया है, अब हमारी जीत तो पक्की हो गई है। राहुल जी ने कह दिया, अब हमारी जीत पक्की हो गई। अगर राहुल जी ने ये कह दिया, आपने मान लिया, तो ठीक है भाई। उसके पहले भी तो राहुल जी ने हमेशा कहा है कि अब हमारी तो 5 राज्यों में या 10 राज्यों में सरकार बनेगी। तो आप उसको क्यों नहीं कहते कि राहुल जी ने कह दिया है तो अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी? तो ठीक है, कम से कम सर आपके लिए तो अच्छा है, कुछ आपके लिए तो बहुत अच्छा है, उन्होंने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है। हाँ, वो तो भाई, अब तो भाई मैंने क्या कहा आपको राजीव भाई, 2024 के लोकसभा चुनाव मैंने आपको पिछली बार कहा था कि खत्म होने के बाद में सरकार बदल रही है, केंद्र में सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन की आ रही है। ये सारे नेता जो आपने कहा ना कि ये सारे नेता राहुल जी को नेता मानेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 90% भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री, केंद्र से लेके राज्य तक, वो जो है राहुल जी के दफ्तर के सामने 2-4 किलोमीटर तक लाइन लगा के सिर्फ ये खड़े रहेंगे कि हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। भरत सिंह जी, अभी जो जिस प्रकार से बीजेपी के सोशल मीडिया नेशनल इश्यूज लेके आपको अटैक करे, जैसे प्रधानमंत्री जो विजयदशमी की रैली में उनके नाम से सोशल मीडिया चल रहा है कि प्रभु राम के काम अधूरा रह करके कोई विश्राम नहीं है, विश्राम। तो फिर मोहन भागवत जी वही कहते कि 22 जून को जबरदस्त मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण, और फिर लेक्चर होता कि राम मंदिर किस लिए जरूरी है और प्रभु राम कैसे पूरे देश का आदर्श है। और आज जैसे संबित पात्रा का चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि संबित पात्रा कह रहे हैं कि गहलोत साहब ने खालिस्तानियों को सपोर्ट किया, राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने हमेशा हमास को सपोर्ट कर दिया। तो ये एक प्रकार का नेशनल इश्यूज के लेके आपको अटैक करना, कांग्रेस को अटैक करना, राम हो गए, हमास हो गए और ये खालिस्तान हो गए। तो क्या इसके लिए आपके पास कोई स्ट्रेटेजी अपनाया है कि किस प्रकार से इसको विरोध करना? बिकॉज ये स्टेट के इश्यूज छोड़ के, गरीब कल्याण योजनाओं का आपको छोड़ के इस पर लेके, इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं आपको। देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे लेके आने की जो आप बात कर रहे हैं, हम कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं आने वाले हैं। प्लेटफॉर्म पे तो देश की जनता आ गई है और देश की जनता को ये पता है कि हमें किस ट्रेन में चढ़ना है। तो ये अगर मोदी जी समझ रहे हैं, या संदीप पात्रा तो बहुत महान प्रवक्ता हैं, अब उनके बारे में क्या कहा जाए। अब वो कह रहे हैं तो मैं इतना ही कहूंगा कि राम जी को हम भी मानते हैं, राम जी को आप भी मानते हैं, राम जी को पूरे देश की जनता मानती है। हनुमान जी को भी इन्होंने बहुत माना था, हनुमान जी को भी कांग्रेस बहुत मानती है, कांग्रेस के नेताजी मानते हैं, राहुल जी भी मानते हैं। और इन्होंने हनुमान जी को कर्नाटक में उठा के खूब जो है हनुमान पाठशाला किया इन्होंने। तो हनुमान जी ने कहा कि झूठ का सहारा लेके, कम से कम मेरे नाम का सहारा लेके गलत काम मत करो। और उन्होंने जब इलेक्शन हो चुका, उसके बाद में जब काउंटिंग हुई तो वहां बम्पर वोट से जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी का गदा जो था
वो भाजपा के सर पे पड़ा और कहा गया है, ये मैं समझता हूं कि इस देश में भगवान भी समझते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा है। फिर ये जो राम नाम का नाम जप रहे हैं, तो मैं ये बता दूं आपका कि राम नाम का नाम जपने से राम जी को भी ये पता है कि अच्छाई और बुराई में कौन सही है और कौन गलत है। वक्त आने पे आपको ये नाम जी समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी जी सही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही भरत सिंह है। जी, भरत सिंह जी, ये मैंने पहली बार देखा है 2014 के बाद, अब पहली बार मैंने देखा है। पता नहीं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें, मुझे मालूम नहीं है, वो तो आप ही बताएंगे। पहली बार देखा है कि जो कॉरपोरेट मीडिया चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल जितने भी हैं, पहली बार उनके भी सर्वेक्षण आपको आगे दिखा रहे हैं। उनके भी जो सर्वे आए हैं इन सारे स्टेट्स में, वो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं सब। तो असलियत में तो आप बहुत ज्यादा आगे होंगे जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि उनको तो बहुत तकलीफ हुई होगी ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस आगे। भरत सिंह जी, देखिए, दो चीजें इसमें, दो बातें हैं जी। एक तो ये है कि मीडिया को कहीं ना कहीं, देखिए आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग पत्रकार हैं और मीडिया पूरा देश का एक एक खाका समझते हैं और जानते हैं, और आभास हो जाता है कि कहीं ना कहीं से ये समझ में आ जाता है आप लोगों को कि ग्राउंड पे आप काम करते हैं, आपके जो टीम है वो ग्राउंड पे काम करती है, तो आपकी टीम ये समझती है ना कि कहाँ से क्या फीडबैक आ रहा है। तो देश की मीडिया ये समझ रही है कि हमने जितना गुणगान गाना था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जितना उनको हमें बचाना था उन्होंने बचा लिया, लेकिन आगे भी बचने का कोई रास्ता तो चाहिए। आगे भी तो हमें अपना जो है सब कुछ देखना है, संभालना है। तो कहीं ना कहीं मीडिया भी इस चीज को समझती है, और आखिर कितने दिनों तक आप झूठ बोलेंगे। तो हो सकता है कि श्री राम जी जो है कह रहे हैं कि 22 नवंबर को जो है उद्घाटन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मीडिया वालों को भी लगा होगा कि राम जी तो अब आ ही रहे हैं, राम जी का उद्घाटन हो रहा है, और राम जी ने सद्बुद्धि मीडिया वालों को दिया। फिर भी कहीं कहीं दबाव में फिर भी बता रहे हैं कि यहाँ पे एज है कांग्रेस को एज कहते हैं, एज है कांग्रेस को। मैं आपको साफ तौर पे कहता हूँ, एज नहीं, हम अच्छी स्थिति से जीत रहे हैं। 125 सीट कम से कम हमारी राजस्थान में आ रही है, और जिस तरह से कर्नाटक में बम्पर जीत हुई है, उस तरह से हम मध्य प्रदेश को जीत रहे हैं। बम्पर जीत हमारी मध्य प्रदेश में है। हम तेलंगाना में 70 सीट आ रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं कि 70 सीट हम तेलंगाना में आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा 70 सीट के करीब हम 70 सीट तेलंगाना में आएंगे। मिजोरम में भी सरकार कांग्रेस के माध्यम से ही बनेगी, नहीं तो कांग्रेस वहां पे नहीं बन रही है, त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस को समर्थन लेके वहां पे हमारी सरकार, वो एक सरकार हमारे समर्थन से बनेगी। उसके बाद में देखिएगा आप जो है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में तो पहले ही मीडिया चिल्ला के कह रही है कि भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, बघेल जी आ रहे हैं। तो ये भाजपा को कहीं ना कहीं आंख खोलने वाली जो है ना एक विक्ट्री कहीं ना कहीं हमारी होगी। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि देश की जनता को राम जी के नाम पे शहादत, सत्यपाल मलिक जी की बातों को आप समझिए, वहां पे सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे, उन्हें किस तरह से रोका गया, और उन्होंने पूरे देश के सामने पोल खोल के रख दिया है भाजपा को बचाव करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। एक छोटे से चुनाव में नागालैंड में कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, एक छोटे से चुनाव में जहां पे भाजपा ये ढिढोरा पीटती है, हमने राम राज्य ला दिया जम्मू कश्मीर में, सारे जो है कश्मीरी पंडित जो है एकदम सुकून से रह रहे हैं, सारे वहां पे जो आतंकवादी गतिविधियां बंद हो गई, सब हो गए, सब कुछ है। वहां पे 28 सीटों में से 26 पे भाजपा चुनाव हार गई, डिपॉजिट जब्त हो गया। अगर आपने इतनी खुशहाली ला दी थी और आपको सब प्यार करने लगे थे देश के प्रधानमंत्री का, तो कहते हैं ना कि आंधी चल रही है, तो वो आंधी कहां चली गई? वो क्या जो है वो इजराइल की तरफ चली गई? जी, कारगिल हिल काउंसिल में कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, that was an amazing victory. Actually, that is very surprising and an absolutely amazing victory. And for that, I agree. Congress has been working very very hard on the ground. जो हम लोगों को मालूम पड़ा, लद्दाख में, कारगिल में, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, हर जगह पर आपके वर्कर्स जो हैं माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। But the credit I think must go to the leadership of Rahul Gandhi, of that man that you see on your screen. Yes. जिस तरीके से वो मोटरसाइकिल पर गए, लद्दाख तक गए, कारगिल तक गए, लोगों के साथ बैठे, लोगों को मिले,
I mean, absolutely amazing. I mean, इसको you cannot underestimate it. जब ये हो भी रहा था तब भी हम अपने बीजेपी के दोस्तों को बोल रहे थे कि भाई देखिए, आप इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आप इनको नजरअंदाज मत कीजिए। आज तक जिस भी बड़े लीडर ने पदयात्रा की है या भारत यात्रा की है, वो आखिर में जाकर के प्रधानमंत्री बना ही बना है। आप जिस मर्जी की बात कर लीजिए, या उन्होंने सबसे पहले इस किस्म की यात्रा करने वाले कौन? महात्मा गांधी, उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। दूसरे कौन? मुझे बाकी 2-3 मुझे याद नहीं आ रहे। दूसरे कौन? चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी ने किया था, चंद्रशेखर ने किया था। जगनमोहन रेड्डी जी का जगनमोहन रेड्डी जी, वो तो खैर स्टेट के बने ना चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बने, मतलब उन्होंने भी पदयात्रा किया। और छोड़िए, जबरदस्त यात्रा। लेट अस नॉट फॉरगेट वन मैन हु इज ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड। कांग्रेस में है, बड़े पुराने लीडर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, कभी कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। हमारे दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने भी पदयात्रा करी थी मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले पिछली बार, और मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आई, सरकार भी आई। और अब राहुल गांधी ने पदयात्रा ही नहीं करी है, उनकी भारत यात्रा अभी तक चल रही है। तो अगले प्रधानमंत्री पद राहुल गांधी होने वाले हैं, कहने का मतलब ये हुआ। आपके मुंह में घी शक्कर, मैं तो यही कहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप जैसे शुभचिंतक जो है हमेशा राहुल जी का स्वागत करते रहते हैं और बहुत मानते हैं। लेकिन ऐसा है कि राहुल जी जो हार्ड वर्क करते हैं, राहुल जी ने जो बहुत कुछ, देखिए मैं समझता हूं कि पिछले 10-12 सालों में मैं जो देख रहा हूं ना, बहुत बदलाव आया राहुल जी में। राहुल जी पहले के राहुल जी नहीं रहे। अब राहुल जी में मैच्योर जो होते हैं ना पॉलिटिशियन, वो दिखता है, लेकिन उसके साथ ये भी दिखता है कि उनके दिल में दर्द है देश की जनता के लिए, देश की युवाओं के लिए। उनमें कुछ कर गुजरने की जज्बात है कि मैं देश के युवाओं के लिए और देश की जनता को मैं क्या करूं कि देश की जनता और युवा खुश रहे। और साथ में नौजवान, आप बॉर्डर पे जो नौजवान हैं उनसे जब मिलते हैं राहुल जी ना, तो आत्मीयता दिखती है कि ये हमारा एक परिवार है। और परिवार से जब कोई मिलता है, ऐसा लगता है बहुत सालों के बाद मिले हैं, तो वो सब दिखाता है कि राहुल जी में जो काम करने की ललक और झलक है ना, वो साफ तौर पे दिखती है। और आगे चल के देश को कोई अगर दिशा दे सकता है, दशा और दिशा दे बदल सकता है, तो मुझे लगता है कि भरत सिंह जी, आपको बीजेपी वहां पर मात देने की कोशिश करते हैं कांग्रेस को, बोले देखो राष्ट्रीय सुरक्षा है, राष्ट्रवाद है, वहां कांग्रेस कम पड़ता है। तो ये इजराइल वाले मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक जिस प्रकार से हम सफर कर रहे थे, ब्लास्ट हो गए, कार ब्लास्ट होता, दिल्ली ब्लास्ट होता था, फिर वो बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, तो कांग्रेस के सीनियर लीडर लोग जो देश के दुश्मन थे उनके लिए आंसू बहा रहे थे, और हमारे जो सिपाही मर रहे उनके लिए। तो ये आपको कन्विंस, ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा वाले मुद्दे पर आपको 26/11 का जवाब देना पड़ेगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलते रहते। आपका रिस्पॉन्स क्या था? हमने बालाकोट स्ट्राइक किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस ने क्या किया? 2004 से लेके इतने सारे ब्लास्ट हो गए 14 तक, उसके बाद उससे पहले 26/11 हो गया बीच में। तो आपका रिएक्शन उतना ठीक नहीं है। तो भले आप कह रहे कि यस राहुल गांधी जी का जबरदस्त जोड़ो यात्रा, बट बीजेपी का कहना है राष्ट्रवाद, राष्ट्र सुरक्षा, वहां पर थोड़ा ढीला पड़ रहा है। आपको लगता है भरत सिंह जी? कांग्रेस ने इस देश में तीन युद्ध हुए और तीनों युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खिलाई। कांग्रेस पार्टी के सरकार में हुए थे। किसी पाकिस्तान को 2 टुकड़े किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री थी। मैं मानता हूं कि जो प्रधानमंत्री होता है देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। लेकिन अगर भाजपा ये उतारू है कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री है, उन्होंने किया, तो मैं ये भी फक्र के साथ कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े पाकिस्तान का जो किया, बांग्लादेश बनवाया, तो कांग्रेस पार्टी ने किया, न कि देश के प्रधानमंत्री जो अभी फिलहाल हैं जो है भाजपा के नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नहीं किया। अब आपने कहा कि हमास की बात आपने किया, किसने कहा? भाई कांग्रेस का कौन सा नेता कहा कि हम हमास को जो है मदद कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? हमने कहा कि जो हमारी एक नीति बनी थी, जो हमारी नीति में हमेशा से हम फिलिस्तीन का सपोर्ट करते थे, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम गलती कर रहे हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हुए थे,
तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी तो समर्थन फिलिस्तीन को ही किया था ना, जब इजराइल के साथ झड़प हुई थी। ये सारा माजरा जो है, देखिए नाम्बियार जी आप समझिए, ये सारा मामला पेगासस का है। वो जो सॉफ्टवेयर है ना, ये उसका है। अगर भाजपा और देश के प्रधानमंत्री अगर इजराइल को मदद नहीं करेंगे, तो वो जासूसी वाला कांड वाला जो खेल खेलेंगे, वो जो रिकॉर्डिंग करवाएंगे, वो कहाँ से करवाएंगे? तो उनकी मजबूरी है, वो पेगासस के लिए जो है वो पेंगुइन बन गए हैं। वो जो है मदद करना चाह रहे हैं इजराइल को। हमने हमास का, फिर कह रहा हूं कि हमने हमास का कभी समर्थन नहीं किया था और आगे भी नहीं करेंगे। जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी हैं, उनका खात्मा होना जरूरी है। लेकिन हमारी जो नीति रही है, कूटनीति रही है, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने गलत किया था क्या? भाजपा पहले इसका जवाब दे, फिर उसके बाद वो कांग्रेस से पूछे सवाल। जी। और बाटला हाउस एनकाउंटर में कोई रो रहे थे सीनियर लीडर, बीजेपी जिस प्रकार से हाईलाइट करे, आप देखोगे आज ये पूरे पिछले कुछ दिनों से लगातार चालू है कि आंसू किसके लिए बहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि बाटला हाउस का जो कांड हुआ था, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती है तब तक हम कुछ बोल सकते हैं क्या? अगर हमारे नौजवान मारे जाते हैं, उस विषय पे हमें जो है तकलीफ होती है कि हमारे देश के नौजवान हैं, हमारे सिपाही हैं। अगर जनता मारी जाती है तो हमारे देश की जनता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो आती है, और सच्चाई जब सामने आ गई तो खुला ना पोल। अरे भाजपा का पोल तो अभी बताइए, बाटला हाउस पे ये रो रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी तो कह रहे हैं कि भाई जो है कहां से आरडीएक्स आया, कितने नौजवान जो है शहीद हुए, मुझे बोला गया था चुप रहने के लिए, वहां चुनाव के बाद ही जो है मुंह खोलना है। तो ये इसका जवाबदार कौन होगा? ये भाजपा से आप पूछिए, कभी बैठाइए उनके प्रवक्ता को, पूछिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये पूछा है। जी, मेरी आप लोगों से एक ऑब्जेक्शन है, छोटी सी ऑब्जेक्शन है मेरी, छोटी सी नहीं एक्चुअली गंभीर है, कि कांग्रेस पार्टी अभी तक जो काम कर रही थी, जबरदस्त काम कर रही थी, और उसके बाद सडनली क्या हुआ कि ये विषय जो है ये बैकग्राउंड में चला गया। सर, मणिपुर में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। दुखद बात यह है कि कांग्रेस ने भी अब वो मुद्दा उस जोर शोर से उठाना कम कर दिया है। इसके पीछे क्या वजह है सर? देखिए नाम्बियार जी, राजू भाई जी, मैं समझता हूं कि आप शायद आप तक न्यूज नहीं पहुंच रही होगी या पता नहीं होगा। आज मैं कहीं बैठता हूं, किसी चैनल पे बैठता हूं, बात होती है, हमारे सारे प्रवक्ता आज भी मणिपुर का जिक्र तो आता है और करते हैं कि आज भी मणिपुर जल रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को जो है इजराइल का तो ध्यान आता है, इजराइल के बारे में सोचते हैं। बेचारे रात को सोते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती है। मगर हमारे देश में दूसरा एक इजराइल जिस तरह से जल रहा है, जिस तरह से जो है एक कहते हैं ना कि लोग वहां मारे जा रहे हैं, सब भाग रहे हैं वहां से, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को उसकी सुध नहीं है, मगर इजराइल की सुध है, उसे जो है हमास की सुध है। लेकिन देश में इस तरह से जो हो रहा है उसका सुध कब लेंगे? ये बार बार हम कहते हैं, लेकिन देश की मीडिया की भी कुछ मजबूरी समझिए आप। देश का चैनल मीडिया भी बेचारा कुछ मजबूर है। और ये तो आप लोग का, मैं बोलते हैं ना कि कलेजा, मैं समझता हूं कि वो 56 इंच का तो मोदी जी का तो नहीं है, मगर आप लोगों का 56 इंच से ज्यादा है कि कम से कम खुल के इस पे बात रखते हैं और सवाल भी करते हैं, पूछते भी हैं। और मुझे लगता है, आशा करता हूं कि मुझे जहां तक समझ में आता है कि ये भाजपा के प्रवक्ताओं से जो बैठते होंगे, आप सवाल करते होंगे और उसका जवाब शायद मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता दे नहीं पाते होंगे और देने की कोशिश भी नहीं करते होंगे। उसे घुमा दे के कहते होंगे राजीव जी आप तो पता नहीं, ये तो कांग्रेस की ही देन है, ये रोना रोएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि आज भी मणिपुर की जनता बेचारी परेशान है और वहां पे रोज कम से कम 1-2 हत्याएं हो रही है, किसी का घर जला दिया जा रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है। तो ये आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री का काम है। विपक्ष का सवाल उठाना, विपक्ष का उंगली उठाना, विपक्ष को वहां पे दिखाना, यही विपक्ष कर सकता है ना। आप ज्यादा बोलेंगे तो हमें अंदर कर देंगे, हम उससे भी नहीं डर रहे हैं, लेकिन हम सवाल तो उठा ही रहे हैं। राहुल जी ने 2 बार 2 मीटिंग में, रैलियों में, प्रियंका जी ने कम से कम 3-4 बार जो है मणिपुर का जिक्र बार बार कर रही है, हर रैली में बार बार आ रहा है जिक्र, महिलाओं के बारे में जिक्र कर रही है। मगर भाजपा तो सुनना ही नहीं चाहती है और देश की मीडिया दिखाना नहीं चाहती है। ये अंतर आ गया है थोड़ा, और बाकी हम ऐसा नहीं है कि नहीं उठा रहे। जबरदस्त। भरत सिंह जी, congratulations again, you are ahead at the moment in all the surveys at least.
I hope this translates into actual victories Thank you. in the polls. I hope that happens. नहीं जी। भरत सिंह जी और कांग्रेस जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को आज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनविजिबल, कॉन्फिडेंट, अनस्टॉपेबल, ये जबरदस्त तरीके से, जो बीजेपी पहले पप्पू कह रहे थे, फिर रावण कहने लगा, मगर आपने वो जबरदस्त है कि इनविजिबल, कॉन्फिडेंट एंड अनस्टॉपेबल, दैट्स अ फैंटास्टिक मैसेज आप पूरे देश में दे रहे हो। और जैसे बजाज साहब कह रहे हैं कि जोड़ो यात्रा, और हर यात्रा ट्रकर्स के बीच में, फर्नीचर मार्केट में, फील्ड में, खेत में, लद्दाख में, एक जबरदस्त माहौल बना के रखा है पूरे देश में। और गरीब कल्याण योजनाएं जब बार अनबीटेबल है, कोई सोल्यूशन नहीं है सामने वाले के पास। एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स में तो अनबीटेबल है सर। आगे लोकसभा में क्या होता है उसके बारे में तो खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 5 राज्यों में तो लग रहा है आप लोग आगे हैं। उसके लिए 5 राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार हमारी 5 राज्यों में बन रही है, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम फिर भी जमीन पे एकदम ध्यान से काम कर रहे हैं, एक एक बारीकी से नजर रखे हुए हैं। तेलंगाना का जो मसला है वो जरा कांटे की टक्कर है। आपकी ज्यादा सीट्स आएंगी, आई एग्री, लेकिन AIMIM जो है वो BRS के साथ है। उनकी जो 6 या 7 सीटें हैं हैदराबाद के आसपास की, वो शायद आप लोग उसका मुकाबला कैसे करेंगे मुझे मालूम नहीं है जी। वो रणनीति, इसीलिए वो भी रणनीति हमारी तैयार है। आप देखिएगा, चुनाव हो जाने दीजिए। 70 सीट, 69 से 70, अगर 70 आ गई तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। फिर क्या प्रॉब्लम है? 69-70 सीट हमारी तो वहां पे आ रही है, क्योंकि KCR जी की जो स्थिति है ना, वो फंस चुके हैं, वहां पे फंसे हैं एकदम। क्योंकि अभी जो प्रोजेक्शन है दैट इज बिटवीन 54 and 60 फॉर द कांग्रेस। 54 and 60। मैं आपको एक 20 या 25 दिन की पहले की बात बता रहा हूँ। करीब जो सर्वे हमारी तरफ से हुआ था उसमें 69 सीट हमारी आ रही है। वो तो आप सर, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द सी वोटर सर्वे व्हिच वाज कैरिड आउट बाय आई थिंक बाय इंडिया टुडे। हाँ, वो ठीक है। वो देखिए, फिर मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो, जितने सर्वे करने वाले कौन है आप भी जानते हैं, कैसे कर रहे हैं वो भी जानते हैं आप। हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सर्वे हमने कराया था। उस सर्वे में हम जो है तेलंगाना में 69 सीट आ रहे हमारी आ रही। If you get more than 65 you're okay, there is no problem. हाँ, 69 ऐसा करके आ रहा था। हो सकता है कि 1-2 सीट कम हो सकती है, 1-2 सीट बढ़ सकती है, लेकिन हम बड़ी अच्छी स्थिति में हैं। भाजपा तो पूरी तरह से साफ है। मुझे लगता है कि अगर वहां डिपॉजिट बचा ली भाजपा ने, डिपॉजिट, देश के प्रधानमंत्री की इज्जत वहां पे दाव पे इसलिए लगी होगी कि कर्नाटक में लगा चुके हैं देश के प्रधानमंत्री की मेरे नाम पे वोट दे दो। इसके पहले उन्होंने जो है वहां पे दाव लगा चुके थे हिमाचल में। अब मुझे लगता है कि फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री जो है वो दाव लगाने जा रहे हैं जो है हेलो जी तेलंगाना में। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को कम से कम बार इस तरह से दाव नहीं लगाना चाहिए। On that I agree with you. By the way, on that I agree with you totally. The BJP should not use the Prime Minister like this. Very frankly speaking, it doesn't look nice. but सर, जैसे कांग्रेस ने एकदम सरल तरीके से हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है, हिंदुत्व को भी अपना दिया है। आप देखो कि छत्तीसगढ़ में सर बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि गोमूत्र खरीद रहे 4 रुपए पर लीटर, आप गोबर खरीद रहे 2 रुपए पर किलो। यानी बीजेपी का एजेंडा आपने चुराकर अपने एजेंडा में सेट कर लिया और गरीब कल्याण योजना भी कर रहे हैं। तो राजस्थान में भी दूध देता गाय मर गया 40,000 कॉम्पनसेशन। तो हिंदुत्व का बीजेपी का एजेंडा बहुत अच्छे तरीके से आपने एकदम सरल तरीके से अपनाया है। बहुत जबरदस्त बात है वो। तो आने का चांस ही नहीं दिख रहा। नामबिहार जी, ये कहने वाली बात है। ये बार हम पे तोहमत लगता है कि हिंदुत्व। आप बताइए मुझे कि क्या हिंदुत्व कांग्रेस ने छोड़ा था क्या कभी? क्या कोई नेता मंदिर जाता ही नहीं है? क्या पूजा करता ही नहीं? अब ये हम ढिढोरा तो नहीं पीटते हैं कि लेके हाथ थाली और जो है लेके पीटे हैं हम, क्योंकि थाली और ताली कौन क्या पिटवाता है ये तो आप जानते हैं। हम जो है अपने दिल में भगवान को मानते हैं, जिस तरह से राजीव जी आप और नामबिहार जी आप मानते होंगे, उसी तरह से सब मानते हैं, सारे हिंदू मानते हैं। लेकिन सब हिंदू 140 करोड़ जो हिंदू हैं इस देश में, तो वो थाली और ताली लेके नहीं बजते कि हम हिंदू हैं। ये हिंदुत्व का नौटंकी और नाटक दिखाने का काम भाजपा शुरू से करती है। भरत सिंह जी, दूसरी चीज क्या है, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी चीज क्या है कि इवन द मुस्लिम वोटर्स कम बैक टू यू, द शेड्यूल ट्राइब वोट एंड पार्ट ऑफ द ओबीसी वोट इज आल्सो कमिंग टू द कांग्रेस। तो अभी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप जितने भी स्टेट जीतेंगे उसके बाद आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे लोकसभा चुनाव तक।
उम्मीद यही करते हैं कि मतलब वो मेहनत में कमी नहीं आएगी, कि यू विल नॉट रिलैक्स टिल सच टाइम एज दी लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जीत के बाद आदमी ज़रा थोड़ा बहुत आराम करना शुरू कर देता है। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होगा। भरत सिंह जी। नहीं, देखिए राजीव जी, अब वो समय नहीं रहा, वो जमाना नहीं रहा। अब आपको एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव पे फोकस करके काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो और हमारे पास तो समय भी नहीं है, सोने का समय नहीं है जी। राहुल जी के साथ मैं जब महाराष्ट्र में पद यात्रा कर रहा था, तो उसमें 400 किलोमीटर पूरे महाराष्ट्र में जब चला, तो मुझे पता चला कि सोना और खाना किसे कहते हैं और मेहनत किसे कहते हैं। जब आप सुबह 2 बजे जब आप सोते हैं और सुबह 6 बजे ही तैयार होकर निकलना पड़ता है, तो आपको पता चलता है कि मेहनत क्या होती है। तो ये चीज मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में एक जो बदलाव आया है, बदलाव ये आया है कि अब जो है हर कार्यकर्ता तो काम करता ही है बेचारा उतर के, नेताओं को भी अब जो है जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा, और तब जाके कांग्रेस पार्टी जो मजबूती अब दिख रही है, अगर ये मजबूती हमेशा के लिए रखना है तो हमें और आप सबको मिलके, नेताओं को मिलके जमीन पे काम करके, जनता का काम करके, हमें उनके दिल में जगह बना के फिर से 70 साल तक हमें राज करना है। तो ये जरूरी, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। भरत सिंह जी, लवली टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम। थैंक यू। You know, the Congress really has got its act together now. They have really got their act together. That's what they really needed. I mean, in terms of the fact that they had kind of got distracted by the very focused and fierce attack of the BJP. So they didn't quite know how to handle it. And now perhaps I don't understand. The BJP propaganda state of Garib Kalyan Yojana is only of the center's, what Mr. Modi has done. The Prime Minister Modi has done. What have they got? How will they combat, unit free, ये free? वो तो साफ बोल रहे कि हम नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। then गरीब को क्या मतलब है कि आप देश का नुकसान होगा, और सिर्फ गरीब ही देके देश का नुकसान होगा। गरीब का काम है कि देश को बचाए। लेकिन प्रदीप जी, उससे क्या होगा कि मतलब वो फिर सीधी सादी बात है, तो मतलब जो कर्नाटक में हाल हुआ था वही होगा। क्या करेंगे आप? मतलब No, but why is the stand of the BJP? You ask any spokesperson of the BJP, बोले we don't believe in these schemes. देश का खजाना लुटाना, देश के खजाना आप गरीबों पे लुटा रहे हो। पूरे सरकार किसके लिए चल रहा है? That's right. ये पूरे सरकार। If you can write off 9.5 lakh crores worth of bad loans given to industrialists. Yes. Why can't you do this? So no, how are you talking about the people? That the sacrifice should come from the most poorest of poor. It should come from the rich. It should come from the richest of the rich. That's it. So I'm not sure ये what that argument, logic is. I don't know. It doesn't appeal to us. How will it appeal to the poorest man? He is concerned about his food. कहाँ से उसको मिलेगा? बोले कि इस खाने से भी मैं उठा लूँ, आपको त्याग करना है देश के लिए। तो I don't understand this explanation at all. And they really will have to. They really will have to work out. And they bluntly tell you that no, we don't believe in this kind of रेबड़िया बांटना। अरे गरीबों के लिए बांट रहे आप। गरीब को अरे भाई, आप भी तो दे रहे हैं ना। 83 करोड़ लोगों को आप भी तो खाना दे रहे हैं ना। हर हफ्ते का तो खाना मिल रहा है लोगों को। 83 करोड़ पीपल आर गेटिंग दैट फूड। तो वो रेवड़ी नहीं है क्या? रेवड़ी का क्या मतलब हुआ? ये रेवड़ी थोड़ी हुई। They need to come out with more justifiable explanation. Yes. कि why are they not doing these things in the state? अगर कांग्रेस is doing it, आम आदमी पार्टी is doing it, इतने यूनिट फ्री वुमन पेंशन हम देंगे, सीनियर सिटीजन को हम पेंशन देंगे, फ्री एसटी ड्राइव फॉर वुमन। Very difficult to combat this. What you are saying, Pradeep ji, it is very difficult for any party to combat. Which is and the other thing, I agree with Mr. Bharat Singh, by the way. Of course, he said it with a different intention. I am saying it with a different intention. The BJP cannot push the Prime Minister everywhere. Let's be very clear. It's not his job. भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, कोई बहुत बड़ी इलेक्शन हो, बहुत बड़ी चीज हो, वहां पर आप भेजिए। मतलब हर स्टेट और सर is it the other way? The Prime Minister doesn't want to push any state level leaders to the forefront. Could be. He says, there's only one person and it's me. I decide. Yeah, but even in a municipality election, like in Hyderabad, for example, you sent the Prime Minister. दिल्ली की जो इलेक्शन होती है, गवर्नमेंट की जो इलेक्शन है, what is the Delhi government?
It is actually a glorified BMC in Delhi. And in fact, the BMC commissioner here has more powers than the chief minister of Delhi. सीधी बात है. तो आप वहाँ पर भी आप प्रधानमंत्री जी को झोंक देते हैं, उसमें आप कहते हैं कि आप जाकर के कैंपेन कीजिए. I don't think that is correct. Very frankly speaking, I think Sir, leaders do make institution. Like change in Maharashtra was evident. It was Yes. only Mr. Modi that changed the fortunes of BJP. You can't give the credit But it to can't any be- other person but- apart from Modi but- who has changed BJP's destiny when Maharashtra is concerned. But Pradeep ji, it cannot be done every time. You But can't then do it every the time because leader- the local leadership has to perform. After What the about leader, that? after the leader strengthens the institution, I think he himself should, move out from there and allow the local leadership to grow. And what has the local leadership done except put these people in a bit of a trap at the moment? Like for example, the manner in which Maharashtra is facing reservation agitations all over the state. What are they doing? I mean, I don't understand. They should have known that this is going to happen. It's the same old thing that the three engines, actually there has to be one engine, we got three engines. So three engines are probably dragging the entire car They're pulling it in three different directions. So it's always dangerous to have three engines. Unless and until there is some truth in what people were saying earlier, that perhaps there is disagreement among the top three who are ruling Maharashtra right now, and maybe somebody wants the agitations to go on. You know? What is happening in Maharashtra is totally confusing. It is beyond anybody to understand what is really happening here. Sometimes Nana Patole blames Eknath Shinde for promoting Jarange Patil. Then he says that Lati Charge was motivated by Devendra Fadnavis ji. Now you got Ajit Pawar ji joined, who doesn't talk about Maratha reservation at all. When you ask him, he says, he talks about a caste-based census on the lines of Bihar. He says, Saudia, I am ready to spend 1,000 crore. Let this happen. So, you got three engines moving in different directions. And with Mr. Fadnavis, when you ask him, he says, no, legally we'll have to study it. If Mr. Shinde wants to incorporate Maratha reservation immediately, he says, it has to stand the scrutiny of law. He's the only person to give a very balanced, a sort of acceptable explanation to all these kinds of demands that are being put, and it finds it difficult. If he wants Maratha reservations, he says it will be incorporated now. Then you have Ajit Pawar who says, I don't know, they didn't ask me before going to Delhi. So Ajit Pawar doesn't know if these two have gone to Delhi. He says they are not taking my permission. So what's really going on? They are not taking my permission, and why they are left Mr. Ajit Pawar back, nobody knows. Ajit Pawar ji को भी ले जाते साथ में, triple engine है तो triple engine है. All three should have gone. All should have gone. We are in tough, and I shouldn't be talking again. We have a problem when we talk about suicides. So we have a major problem right now in Maharashtra. There are certain things which need to be dealt with instantly and immediately, and I think the government's attention is being diverted by agitations with regard to caste-based reservation. अरे caste-based reservation अगर आपको मिल भी जाएगी तो क्या मिलने वाला है यार? What are you going to get? What is the benefit that you're going to get? It is not as if everybody belonging to that same caste is going to get a scholarship every month. The families are going to be given an X amount of money. What are you fighting for? So I think what has got this agitation has taken such a level, the expectations of a poor man has increased so much. He believes that his son is going to get admission in any engineering or a medical seat without paying money because he will get the reservation. Now these kind of expectations have moved into the minds of the people, and the poorest of people don't realize the actual facts of life. कि exam कभी होगा. So then any delay, we think it's going to happen now, and I know I don't have to spend so much money for my son's education. Now all these factors are leading to such a lot of expectations and turmoil. लेकिन प्रदीप जी ये तो बिना रिजर्वेशन के भी दिया जा सकता है. ये जो आप जैसे एजुकेशन है उसमें आप फ्री दे दीजिए, जैसे दिल्ली में दे रहे हैं ना, पंजाब में दे रहे हैं ना, हायर एजुकेशन में भी फ्री कर दीजिए, उसमें क्या है? नहीं कर नहीं रहे ना सर. Why aren't they doing it? That's exactly my point. Rightfully speaking, the right to education is a fundamental right now. That's what it has been made. Now, right to education के तहत आपको मुफ्त की एजुकेशन मिलनी चाहिए, even if it is higher education. क्योंकि आपने include higher education. That's why I agree with you. क्योंकि आपने इतने सालों तक 75-77 सालों तक आपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है महाराष्ट्र के वो आपने निगलेक्ट किए. क्यों निगलेक्ट किए? बिकॉज यू अलाउड ऑल द पॉलिटिशियंस
and all these dons of various places to make their own private universities and deemed universities. वहां पर अगर आप सरकारी इंस्टीट्यूशन बनाते, there would have been no problem. Today, exactly, you allowed them to form a syndicate and Yes. they're exploiting the people. It's not a syndicate, Pradeep ji, it's an education mafia. Let's be very clear. Exactly. And these guys are so जो जितने भी जो गरीब बच्चा निकलता है, he says, I don't see a future for myself. That's right. I don't see a future in engineering or medical और मैं कर ही नहीं सकता और हूँ. तीसरी और चीज़ अगर ज्वाइन करना है, मुझे पैसे देना है और पैसे देने. And this reservations issue brought a lot of hope among them. Then look, you know, this might happen. My son might get admission in engineering without paying a single penny. In fact, most of the cases that are going around in every district is this delay is causing them, you know, kind of resentment or sort of depression. It's causing hypertension, stress. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन प्रदीप जी यहाँ पर the only person who's been very honest has been Raj Thackeray. What he said was, अगर आपको रिजर्वेशन मिल भी जाएगी तो क्या होने वाला है? अगर इंजीनियर बन भी गए तो जोमैटो के लिए आप फूड डिलीवरी करोगे. Today there are engineers who are delivering food on Zomato and what is that other thing? Swiggy. Exactly. I mean, where are the jobs? सर आप इंजीनियर आप बन गए, आप रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग कर ली, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, उसके बाद क्या आपको कहाँ नौकरी मिलने वाली है? मतलब ये we have borne the entire state to such a turmoil. तो अभी ये कैसे डाउस करेगा? The only way, जैसे शिंदे जी ने खुद जाके देवेंद्र फडणवीस जी के साथ I think probably had a meeting with Amit Shah that something